हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त नितेश शर्मा। आज हम डे 9 के लेक्चर 1 मंडे है, आज यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने बोला था कि जब हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे, व्हेन वी विल गेट टू नो अबाउट द रिएक्शन मैकेनिज्म, व्हेन वी गेट टू नो अबाउट द रिएजेंट्स, व्हेन वी विल गेट टू नो अबाउट द ऑल द फंडामेंटल्स रिगार्डिंग नेम रिएक्शंस एंड ऑल द रिएजेंट, फिर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डे बाय डे क्विक रिवीजन स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, तो हम सबसे पहला ऑर्गेनिक का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन, और इसमें हम लर्निंग कॉन्सेप्ट भी रखेंगे कि एक क्वेश्चन उठा लिया तो उस क्वेश्चन के जैसा और क्या क्वेश्चन एग्जामिनर आगे पूछ सकता है इन फ्यूचर, और उस क्वेश्चन के अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसके रिगार्डिंग आप उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट की लर्निंग कर सकते हैं। तो मेरा हमेशा फंडामेंटल यही रहता है कि मैं जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आता हूं तो मेरा एक ही फंडामेंटल रहता है कि वहां से उस क्वेश्चन के थ्रू मेरे को आपको कॉन्सेप्ट लर्निंग पे लेके जाना है। ये नहीं कि मेरा इंटेंशन ये नहीं कि मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया और आप इसको रट के बैठ जाओ, क्योंकि रिपीटेशन थोड़ी होगा नीट और जेईई मेंस में या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। आपको तो इस क्वेश्चन के बीच में कॉन्सेप्ट क्या है, फंडामेंटल्स को समझना है, ताकि इन फ्यूचर इसके जैसा कोई और क्वेश्चन आए तो आप आसानी से टैकल कर सको। तो मैं आपको ये बताने वाला हूं। तो पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहले प्लस 1 का वेरी फर्स्ट चैप्टर जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी। इसके ऊपर आज कुछ इंपॉर्टेंट सेशन रखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। ठीक है, फिर हमारी एक स्पेशल क्लास और बनेगी, मैंने आपको बताया था आइसोमेरिज्म की, और आइसोमेरिज्म के अंदर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पूरा चैप्टर कवर करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर, और दूसरा कवर करेंगे एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के ऊपर, और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के ऊपर। तो आइसोमेरिज्म के अंदर एक पूरा दिन लगेगा हमें 2 या 3 लेक्चर का, तो उसके अंदर भी हम स्पेशल डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम चैप्टर वाइज रिवीजन स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिससे आपके जो जो क्वेश्चन बच गए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो भी सारे टैकल हो जाए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी कंप्लीटली फिनिश हो जाए एंड यू विल गेट द मास्टरी इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द डे 9 लेक्चर नंबर 1 on the previous year question, very wonderful session on the journal organic chemistry regarding our target IIT JEE mains और NEET और हरियाणा PGT screening chemistry। so let's start। आपको स्क्रीन पे दो क्वेश्चन स्टार्टिंग में नजर आ रहे होंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 1, दिस हैज बीन आस्क्ड इन NEET 2015। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं ये कब पूछा गया है। ओ माय गॉड, ये पूछा गया है NEET 2016 के अंदर, 2016 के अंदर। ये 15 का क्वेश्चन है, ये 16 का क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे टैकल करना है। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, आपको प्रॉब्लम में मैंने केवल ऑप्शन दिए हैं ए बी सी। फर्स्ट प्रॉब्लम का क्वेश्चन ये था कि इन तीनों स्ट्रक्चर में से ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जिसमें हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने कल आपको इफेक्ट्स पढ़ाए थे, इंडक्टिव रेजोनेंस कैसे चेकआउट करते हैं। तो आप मुझे बताइए इन तीनों कंपाउंड्स में से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है। ठीक है, एक पहले तो आप एक ऑप्शन ही बताएंगे, ऑप्शन थे 1 ओनली, 1 and 2, 3 ओनली एंड नन ऑफ द अबव। तो बताइए इन तीनों में से किसमें हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है। देख लीजिए आप आराम से। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठा करो, जब भी प्रीवियस क्वेश्चन सेशन हो खुद भी करके देखा करो कि वास्तव में हमें आते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आपको पहले बता दूं कि हाइपर कंजुगेशन देखने के पीछे क्राइटेरिया क्या है, ध्यान रखना। हाइपर कंजुगेशन कभी भी देखना हो ना, चाहे वो कार्बोकैटायन हो, कार्बन आयन के अंदर हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल बहुत कम होती है, कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल, इन दोनों में हाइपर कंजुगेशन अगर देखनी हो ना तो ध्यान रखना, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है या जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल है, उससे जो नेक्स्ट कार्बन होता है ना, उससे जो नेक्स्ट कार्बन होता है उस पे एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, क्योंकि जिस कार्बन पे रेडिकल है ना उससे नेक्स्ट कार्बन होता है अल्फा कार्बन, नेक्स्ट कार्बन होता है अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन पे एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द बेसिक कंडीशन। अब आप चेक कर लो, क्या बोला मैंने, ध्यान दो ना, कि इफ यू वांट टू चेक इन विच स्ट्रक्चर हाइपर कंजुगेशन इज पॉसिबल, द कार्बन कैरिंग फ्री रेडिकल एंड कार्बन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, इट मस्ट कंटेन एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कार्बन पे रेडिकल है, उससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा ये भी है, उससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा ये भी है, तो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नजर आ रहा है आपको, नहीं है। इसमें अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, नहीं है, क्योंकि ये कार्बन देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड सारे बना चुका, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है। अगला देखिए, यहाँ पर कार्बन कनेक्ट है रेडिकल तीनों फिनाइल रिंग के साथ, ये ट्राई फिनाइल रेडिकल है, ट्राई फिनाइल, हालांकि ये मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल है, कल हम डिस्कस किया था ट्राई फिनाइल। इसमें रेडिकल
3 बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, लेकिन कार्बन से नेक्स्ट पे अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है ना, तो यहां पे पॉसिबल नहीं होगा। अब यहां देखिए, यहां पे कार्बन पे रेडिकल है, उससे नेक्स्ट कार्बन पे ये ब्रिज्ड कार्बन है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, कार्बोकैटायन स्टेबलाइज नहीं होता ब्रिज हेड कार्बन पे और फ्री रेडिकल में भी। तो लेकिन यहाँ पर अल्फा कार्बन यहाँ पर तो है, एक हाइड्रोजन डेफिनेटली है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। डेफिनेटली समझ में आ गया, कंडीशन याद रखनी है, कॉन्सेप्ट पे चले जाओ, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 1। ठीक है, अब अगला नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको, दिस इज ऑप्शन ए, दिस इज बाइफिनाइल, दिस इज साइक्लोहेक्सेन एंड दिस इज आल्सो द कंपाउंड, और एक ही कंपाउंड दे रखा है साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन। पूछा इन चारों कंपाउंड में से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें ऑल एटम्स, ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या है, ऑल एटम्स आर कोप्लेनर। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा है। अब इसमें फंडामेंटल क्या लगेगा, लगाओ दिमाग। इन चारों स्ट्रक्चर में से ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जिसमें सारे एटम, मतलब ईच एंड एवरी एटम आर कोप्लेनर, मतलब एक ही प्लेन में है। फंडामेंटल है, समझो, लगाओ दिमाग। पढ़ा देखो, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, लुल्लू क्वेश्चन एकदम। क्वेश्चन कैसे करना है, देखो, अगर ये कार्बन और ये कार्बन है, अगर बेंजीन रिंग के सारे कार्बन क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज, इसके भी सारे कार्बन क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज। अरे सारे कार्बन, इसके भी 6 कार्बन, इसके भी 6 कार्बन, सारे sp2 हाइब्रिडाइज है, इसके मतलब सारे के सारे एटम, इसमें 12 के 12 एटम कार्बन के प्लेन में है। ये कंपाउंड कोप्लेनर है, बाइफिनाइल इज द कोप्लेनर। इसमें देखो, इसमें सारे कार्बन, ऑल द कार्बन आर sp3 हाइब्रिडाइज, कहां से आएंगे, टेट्राहेड्रल है। मतलब अगर मॉलिक्यूल के अंदर एक भी कार्बन sp3 आ गया तो मॉलिक्यूल अचीव कैसे करेगा प्लेनरिटी, टेट्राहेड्रल चला जाएगा ना। ये देखो sp3 कार्बन, इसमें सारे कार्बन sp3, कितना आसान क्वेश्चन था। अगर किसी मॉलिक्यूल में एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो जाए तो मॉलिक्यूल प्लेनरिटी अचीव कैसे करेगा मेरे भाई, तो सिंपल सा लॉजिक है। तो दिस इज प्लेनर, कोप्लेनर का मॉलिक्यूल है, इसमें सारे के 12 कार्बन एटम कोप्लेनर है, तो दैट्स व्हाई इट इज एरोमेटिक कंजुगेशन इज पॉसिबल। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले 2 क्वेश्चन के साथ आता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, 2 प्रॉब्लम के बाद हम 5 प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये भी जीओसी के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जेईई मेंस और नीट के अंदर पूछे गए हैं। देखिए कैसे टैकल करना है, क्या कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको बोला है कि हर बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि इसके जैसा और कोई क्वेश्चन इन फ्यूचर आ गया तो आपको कैसे टैकल करना है। प्रॉब्लम नंबर 3 देखिए, इस प्रॉब्लम में पता क्या पूछा था, इस प्रॉब्लम में पूछा था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, लेट आई चेक दिस क्वेश्चन। एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्वेश्चन को कि वास्तव में यही क्वेश्चन पूछा गया था क्या। एक मिनट, यस यही क्वेश्चन है, एज इट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। भाई बेसिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। यस, अब देखो इसमें फंडामेंटल आपको बता दूं, कल ही मैंने आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल फंडामेंटल बताया था। आप मुझे एक बात बताइए, इसमें बेसिक स्ट्रेंथ आप चेक कैसे करेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल फंडा है। देखो कहां पे पता है, देखो पहला में देखो, इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन जो कार्बन आयन कनेक्ट है वो क्या है, sp3, डबल बॉन्डेड कार्बन पे क्या है sp2, और यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे क्या है sp3 sp। ठीक है, और तो यहाँ पे ब्यूटीफुल फंडा क्या लग रहा है, यहाँ पे ब्यूटीफुल फंडा ये लग रहा है दोस्तों, एक बार मैं इसको देख लेना क्वेश्चन को, मैं एक बार ड्रॉप कर रहा हूं। यहाँ पे फंडा ये लग रहा है कि s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बेसिक स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये फंडामेंटल भूलना मत, बहुत काम आएगा आगे तक। ठीक है, अगर आपको ऐसे सिमिलर एटम्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी नजर आए और बेसिक स्ट्रेंथ पूछ ले आपसे, ठीक है, तो एस कैरेक्टर सिंपली क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली तो बेसिक स्ट्रेंथ के भी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी।
सिंपल सी बात है। हाँ, तो यहाँ पर लगा सकते हैं। और एक और ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस आई इफेक्ट को देखती है, और आपको पता है माइनस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बेसिक स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस आई इफेक्ट। अब ये एस कैरेक्टर से ज्यादा किसका है, यहाँ पर एस कैरेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो माइनस आई इफेक्ट का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो ये इधर माइनस आई इफेक्ट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी, तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा इसकी होगी, यहाँ पर होगी, ये ऑर्डर आएगा, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। तो आपको ध्यान रखना है कि एस कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बेसिक स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आता तो भी एक्सप्लेन कर सकते थे, और बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आए तो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल बिहाइंड दिस क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको याद रखना है। डेफिनेटली आपकी नॉलेज बड़ी होगी प्रॉब्लम नंबर 3 से। ये जीओसी की प्रॉब्लम नंबर 3 थी। अब एक क्वेश्चन मैंने आपको कल बार बार डिस्कस किया था कि आपको 4 कंपाउंड दे रखे हैं, मान लीजिए एक है बेंजाइल अल्कोहल, और दूसरा कंपाउंड क्या था, नाइट्रोबेंजीन, एक कंपाउंड दे रखा था आपको क्लोरोबेंजीन, और एक कंपाउंड दे रखा था आपको फिनोल, ठीक है। इन चारों को ये देखना है, इन आउट ऑफ दीज 4 कंपाउंड्स व्हिच कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव, इन चारों कंपाउंड में से कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो मैंने आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल फंडामेंटल बताया था, यहां पर एक ऑर्डर बनाया था कल, जितने मेरा SN1 SN2 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का पिछला लेक्चर नहीं देखा हो प्लीज देख ले, डे 8 का लेक्चर नंबर 1, डे 8 में एक्चुअल लेक्चर नंबर 1 है। SN1 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर बता रखा है मैंने, SN2 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर बता रखा है, और वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर पूरा लेक्चर है, और एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के ऊपर पूरा लेक्चर है। तो यहाँ पर PYQ तभी बच्चों को समझ में आएंगे जिसने वो लेक्चर का फंडामेंटल समझ लिया है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, मैंने आपको एक बात बतानी है कि जो जितने भी ग्रुप प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आर, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और एक्टिवेटिंग होते हैं, बस हैलोजन को छोड़कर। यहाँ पे हैलोजन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप इज द मोस्ट डीएक्टिवेटिंग, क्योंकि इसका दोनों इफेक्ट होते हैं माइनस आई माइनस आर, और माइनस आई माइनस आर इफेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति एक्टिवेशन को डिक्रीज करते हैं। और जो ग्रुप, ध्यान रखना, माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं, ध्यान रखना, बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट बता रहा हूं, जितने भी ग्रुप माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं, माइनस आर इफेक्ट वाले एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रो, साइनो, ठीक है, ये 5 तो फंडामेंटल याद रखना, और सारे हैलोजन एक्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे, हालांकि हैलोजन प्लस आर इफेक्ट शो करता है, लेकिन सारे के सारे डीएक्टिवेटिंग है। एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, कीटोन लगेगा तो एसिटोफिनोन, ये लगेगा तो बेंजोइक एसिड, ये लगेगा तो नाइट्रोबेंजीन, ये लगेगा तो फिनाइल साइनाइड, ये सारे के सारे ग्रुप या सारे हैलोबेंजीन अगर ये बेंजीन पे लगते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति रिएक्टिविटी को डाउन करेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो यह बात अपने माइंड में सेट कर लो। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप सारे के सारे क्या होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग। ये बात कल मैंने आपको समझा दी थी कि ऑल द ग्रुप विच शो माइनस आर इफेक्ट आर मेटा डायरेक्टिंग, ऑल आर डीएक्टिवेटिंग, दे डिक्रीज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो नाइट्रो विल बी द लीस्ट रिएक्टिव, नाइट्रोबेंजीन विल बी लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद क्लोरो भी डीएक्टिवेटिंग है। अब यहां पर एक बेंजाइल अल्कोहल था और एक चौथा ऑप्शन क्या था? फिनोल। तो फिनोल नो डाउट एक्टिवेटिंग ग्रुप में आता है और फिनोल से ज्यादा एक्टिविटी एनिलीन की होती है। किसकी होती है? एनिलीन की। और एक बार एक ऑर्डर रिमाइंड करा दूं आपको, NH2OH OR और R, ये ध्यान रखना। और नॉर्मल बेंजीन, और बेंजीन से पीछे चले जाएंगे सारे डीएक्टिवेटिंग। एनिलीन, फिनोल, मिथॉक्सीबेंजीन, एनिसोल एंड टोल्यूइन, ये ऑर्डर रहता है इनका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मान लो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, एक एनिलीन, एक फिनोल, एक एनिसोल, एक टोल्यूइन, और आपसे पूछ ले अरेंज दीज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले एनिलीन आएगा, फिर फिनोल आएगा, फिर मिथॉक्सीबेंजीन आएगा, एनिसोल, और फिर आएगा टोल्यूइन। ठीक है, तो डेफिनेटली आप इसको क्रैम कर सकते हैं, याद रखना इसको।
चलिए, और मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर स्पेशल लेक्चर बना ही रखा है, वो आप वहां पर जाके चेक कर लीजिए। बहुत ही ब्यूटीफुल लेक्चर बनाया है, बहुत ही अच्छे फंडामेंटल के साथ। तो हमारी ये 2 प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम नंबर 5 पे आते हैं। ये क्वेश्चन सुनिए, इसमें सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन और फिफ्थ कार्बन पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। ये क्वेश्चन बहुत ही बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को बता देता हूं कैसे टैकल करना है। अगर बेटा दोनों कार्बन सिंगल बॉन्डेड कनेक्टेड है, अगर बोथ द कार्बन आर सिंगल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है, तो आपस में हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। ध्यान रखना, अगर कार्बन डबल बॉन्डेड है, मतलब या तो इधर से डबल बॉन्डेड हो, उधर से डबल बॉन्डेड हो, या तो आपस में डबल बॉन्डेड हो, दोनों कार्बन होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज। ध्यान रखना, अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है तो दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp हाइब्रिडाइज। ठीक है, ये बड़ा ब्यूटीफुल पॉइंट है। चल इसको पॉइंट को ध्यान रखना। तो इसके बेस पर क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या आंसर बनेगा इसका। इसके 4 ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन मैं दिखा नहीं रहा हूं, क्वेश्चन को इतना बड़ा लेंथी लिखेंगे कहां से। अब पहली बात तो यहां पर यह आती है, इस क्वेश्चन के अंदर आप नंबरिंग कैसे करेंगे। नंबरिंग सबसे मेन बात है, यहां पर नंबरिंग की समस्या है, और नंबरिंग के अकॉर्डिंग आपको कार्बन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। अब देखो यहाँ पे एल्कीन भी है और यहाँ पे एल्काइन भी है, ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैंने नंबरिंग कर दी 1 2 3, या तो नंबरिंग कार्बन की दी मिलेगी, नंबरिंग कार्बन की या तो दी मिलेगी, या आपको अपनी तरफ से नंबरिंग करनी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब इसमें सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन और फिफ्थ कार्बन। सेकंड कार्बन पकड़ लो, ये रहा, देखो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, sp हाइब्रिडाइजेशन आएगी। थर्ड कार्बन पे जाओ, थर्ड कार्बन देखो 1 2 3 सारे बॉन्ड सिंगल है, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आएगी, sp3। और फिफ्थ कार्बन पे जाओ, पांचवा कार्बन कौन सा है, ये रहा, डबल बॉन्डेड कार्बन है, दिख रहा है डबल बॉन्डेड, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp2। तो c2 कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आई sp, c3 की sp3, और c5 कार्बन की sp2। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल। तो इतना कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, ये ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं लेकिन बच्चे छोड़ के ना, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आगे से फंडामेंटल याद रखना जो मैंने लिखा था। ठीक है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, डबल बॉन्डेड होते हैं sp2, और ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं sp हाइब्रिडाइज कार्बन। अगला क्वेश्चन सुनो, ये क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग। हालांकि ये भी कल मैंने डिस्कस किया था SN1 SN2 के अंदर। इन चारों कंपाउंड में आपसे पूछ ले कि विच कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव, विच कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब वो SN1 SN2 आप खुद देख लीजिए। यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी मैटर करेगी, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं SN1 की जो रिएक्टिविटी होती है मेरे भाई साहब, SN1 की जो रिएक्टिविटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देख लीजिए कार्बोकेटाइन कैसे देखोगे बनाना, सिंपल सा लॉजिक है। Cl नेगेटिव को निकाल के देख लो, वो कार्बोकेटाइन बन जाएगा। भाई Cl नेगेटिव बाहर जाएगा, इसमें यहां से Cl नेगेटिव जाएगा, इसमें यहां से Cl नेगेटिव जाएगा, इसमें यहां से Cl नेगेटिव जाएगा। Cl नेगेटिव जाते ही कार्बोकेटाइन बनेंगे, एक ये कार्बोकेटाइन बनेगा, एक ये कार्बोकेटाइन बनेगा, एक यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, और एक यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। चारों कार्बोकेटाइन देख लो कौन कौन से हैं। इसमें एक से कनेक्टर, दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन। इसमें देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अगला कार्बन, कल मैंने बताया था, दिस इज अलाइल कार्बोकेटाइन। इसमें एक कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है, दिस इज टर्सरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, और ये है विनाइल। मैंने बोला था ना एल्कीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक हो, तो ये हो गया विनाइल कार्बोकेटाइन। तो आपको मिल गया आंसर। क्या बताया था कल ऑर्डर, बाटी। बाटी मतलब सबसे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होता है, बेंजाइल। बेंजाइल के बाद एलाइल, एलाइल के बाद टर्सरी ब्यूटाइल, फिर आइसोप्रोपाइल, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल, और फिर विनाइल। याद है ऑर्डर, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। बेंजाइल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, वर्ड है BATI, बाटी, याद रखना। बेंजाइल, एलाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, फिर आइसोप्रोपाइल के बाद प्राइमरी, मिथाइल, विनाइल कार्बोकेटाइन सबसे लीस्ट स्टेबल होता है। अगर एक क्वेश्चन ऐसे होता कि विच कंपाउंड इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ऑप्शन बी आता, क्योंकि यहाँ पे विनाइल कार्बोकेटाइन बना है, विनाइल कार्बोकेटाइन इज द लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, सो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल बी लीस्ट। और टर्सरी ब्यूटाइल में, प्राइमरी में और एलाइल में मोस्ट स्टेबल कौन है, एलाइल। तो
डी के अंदर रिएक्शन सबसे फास्ट होगी और बी में रिएक्शन सबसे स्लो होगी। ऑर्डर पूछ लेते तो मोस्ट स्टेबल कौन है? डी, डी के बाद ए के बाद सी और फिर बी। अगर ऑर्डर पूछ लेते एसएमआर रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताओ तो डी के बाद आएगा ए के बाद आएगा सी और सी के बाद आएगा बी। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने को मिल सकते हैं, बहुत ही इजी होते हैं, आसानी से आप टैकल कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बेंजाइल से ज्यादा स्टेबल तीन और होते हैं, मैंने बताया था। बेंजाइल के बाद एक होता है डाइफिनाइल, एक होता है ट्राइफिनाइल और सबसे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होता है? ट्रोपिलियम कैटायन, ट्रोपिलियम कैटायन। ठीक है, याद रखेंगे। अब ये अच्छा क्वेश्चन है। प्रॉब्लम देखिए स्टूडेंट, जो प्रॉब्लम नंबर 7 थी वो हमने यहां पर लिख दी कि ये क्वेश्चन था HS नेगेटिव, I नेगेटिव, प्राइमरी अमीन और अमोनिया, इन चारों को प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, मतलब प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 7, प्रॉब्लम नंबर 8, प्रॉब्लम नंबर 9, प्रॉब्लम नंबर 10 एंड दिस इज अवर लास्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 11। ठीक है, मतलब इस सेशन में हमने जीओसी की 11 प्रॉब्लम ले ली है। 11 प्रॉब्लम का मतलब है 11 कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ के करना है और एक एक क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से सुनना है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपके इन फ्यूचर, अगर चेंज करके, तो क्वेश्चन पूछा है इन चारों एनायन को, ये 4 कंपाउंड दे रखे हैं, मॉलिक्यूल दे रखे हैं, आयंस दे रखे हैं, तो उनको प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना। तो दोस्तों एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो कंपाउंड प्रोटॉन डोनेट करते हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं हम, और जो कंपाउंड प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं उनकी बेसिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या चेक करना है? बेसिक स्ट्रेंथ चेक करनी है, बेसिक स्ट्रेंथ। अब एक बार बताइए, प्रोटॉन तो जल्दी वो एक्सेप्ट करेगा जिसका साइज छोटा है, और प्रोटॉन जिसका साइज लार्ज है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कैसे करेगा जल्दी से? मतलब जिसका साइज लार्ज है उसकी प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी क्या होगी? उतनी कम होगी, और जिसका साइज स्मॉल होगा उसकी प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी। तो प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी का मतलब कहीं ना कहीं यहां पर ये बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेट कर रहा है। किससे रिलेट कर रहा है? बेसिक स्ट्रेंथ से। तो मैं आपको कोड एक बता दूं, अब इन चारों में I नेगेटिव का साइज सबसे लार्ज है, तो I नेगेटिव की प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी सबसे कम है, तो I नेगेटिव का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम है, तो नो डाउट सबसे कम आएगा I नेगेटिव। फिर नाइट्रोजन और सल्फर, किसका साइज ज्यादा है? सल्फर का। तो दूसरा नंबर किसका आएगा? HS नेगेटिव का, नो डाउट। अब बात आती है इन दोनों की। अब इन दोनों में दोनों एटम नाइट्रोजन के हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप अटैच है, मिथाइल। अल्काइल को भी मान लो आप R। अब अल्काइल ग्रुप क्या होता है? EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बाय प्लस I इफेक्ट। तो नाइट्रोजन पे क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो नाइट्रोजन की जो प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। भाई नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, तो इसकी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। तो दैट्स व्हाई प्राइमरी अमीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया। सबको बताया है, तो प्राइमरी अमीन से ज्यादा बेसिक होती है अमोनिया, ज्यादा बेसिक प्राइमरी अमीन होती है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आएगा? फाइनली यहाँ पर ऑर्डर हमारा बन गया। तीसरे नंबर पर आ जाएगा अमोनिया, और सबसे मोस्ट बेसिक कौन सी हो गई? ये। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल ऑर्डर। साइज का मैटर ध्यान रखना है, जिसका साइज लार्ज होगा उसकी प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी कम होती है, फिर उसका साइज और छोटा हो गया तो उसकी प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी और बढ़ गई। अब इन दोनों में दोनों नाइट्रोजन थे, दोनों क्या थे? नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के बेस पर हम देख लेंगे तो ऑटोमेटिकली यहां पर हमारा पॉइंट आकर रुक जाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। चलिए अब अगले पॉइंट पे आते हैं। हाँ देखिए, अगर मान लीजिए पेपर में एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा, एक है CH3 नेगेटिव, एक है NH2 नेगेटिव, एक है OH नेगेटिव और एक है F नेगेटिव। इन चारों को बताइए, इन चारों को बेसिसिटी या न्यूक्लियोफिलिसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। दोनों क्वेश्चन रिलेट करता हूं, पता है ये बड़ा ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट बन गया। बेसिसिटी लिख देता हूं, या तो बेसिसिटी का ऑर्डर बताओ या न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताना है। ठीक है, चलिए हो जाइए शुरू। अब मेरे को एक बात बताइए, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, साइज घटता है। मेरे को बताइए ना, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है भाई। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन अलोंग द पीरियड जाएंगे, साइज घटेगा। तो साइज घटेगा, सबसे छोटा आयन कौन सा है?
F नेगेटिव, तो F नेगेटिव का साइज छोटा होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि यहाँ की प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा है इसकी। अभी बताया था मैंने, साइज छोटा होता है तो प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है, और साइज लार्ज होता है तो प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी क्या होती है, कम होती है। तो सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर समझ में आया आपको। तो यहाँ पर इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, सबसे ज्यादा। तो बेसिसिटी का जो ऑर्डर होता है ना, वो कहीं ना कहीं साइज ऑफ आयन पे डिपेंड करता है। साइज ऑफ एनायन चेक कर लीजिए, एनायन आयन, ठीक है, जिस पे नेगेटिव चार्ज है उस एटम का साइज चेक कर लीजिए, ठीक है। तो फ्लोरीन का साइज सबसे स्मॉल है, सो इट हैज मैक्सिमम प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। और अभी बताया था मैंने कि बेसिक स्ट्रेंथ क्या चेक करती है, प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। तो सबसे जल्दी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा जिसका साइज सबसे छोटा है। तो साइज ऑफ आयन जिसका सबसे छोटा होगा उसकी प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। तो साइज ऑफ आयन कहीं ना कहीं प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे क्या ऑर्डर आएगा, ये ऑर्डर। दोस्तों ये ऑर्डर किसका है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। अगर मेरे को एक कॉन्सेप्ट किसी को समझ में आया हो देन हिट द लाइक बटन। आएगा कॉन्सेप्ट समझ में कि इन चारों को बेसिसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था। तो जिस आयन का साइज जितना छोटा होगा उसकी प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। तो सबसे छोटा साइज किसका है, फ्लोराइड का, तो इसकी प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, इसलिए इसकी बेसिसिटी का ऑर्डर ये बनेगा। समझ में आ गया। और जिसका साइज लार्ज होता है, अगर एक अलोंग द पीरियड जब भी चलो आप, अलोंग द ग्रुप अलोंग द पीरियड जब भी चलते हैं तो ध्यान रखना इसके अंदर क्या चेक करना है हमें, न्यूक्लियोफिलिसिटी। और न्यूक्लियोफिलिसिटी नो डाउट इसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बेसिसिटी से रिवर्स होता है, भी ध्यान रखना। तो अगर बेसिसिटी का ऑर्डर ये है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बनेगा ये ग्रीनार्ड रीजन से आता है, ये NH2 नेगेटिव से आता है, ये आएगा OH नेगेटिव और ये आएगा F नेगेटिव। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ basicity and this will be the order of nucleophilicity। क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी कहीं ना कहीं किस पे डिपेंडेंट होता है, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ आयन। आयन का साइज पे डिपेंड करता है। मतलब लिख देता हूं यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये तो आपको सबको पता होगा कि न्यूक्लियोफाइल की जो स्ट्रेंथ होती है ना वो आयन के साइज पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और बेसिसिटी क्या होती है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। अब आपको गलती नहीं होगी, साइज ऑफ आयन, आयन का साइज जिसका सबसे छोटा होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, आयन का साइज जिसका सबसे ज्यादा होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे आयन का साइज अगर बेसिसिटी का ऑर्डर ये है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ये आएगा। तो आया क्रॉस कॉन्सेप्ट समझ में, डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। चलिए अब ये एज इट इज पॉइंट आप नीचे वाले क्वेश्चन में लगा दो, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। 4 हैलाइड दे रखे हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अब देखो सबसे छोटा आयन कौन सा है, फ्लोराइड। तो आयन का साइज जितना छोटा बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा, बेसिसिटी उतनी ही क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। तो F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव, ये तो किसका ऑर्डर है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी या प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट, अब अभी क्या बताया था कि स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक साइज। क्लियर है। तो आयनिक साइज सबसे ज्यादा किसका है, I नेगेटिव का। तो टॉप इधर से इधर जाएंगे तो F नेगेटिव, देन Cl नेगेटिव, देन Br नेगेटिव, देन I नेगेटिव। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। आया मेरा कॉन्सेप्ट समझ में, डेफिनेटली आपको कॉन्सेप्ट मेरा अच्छा लगा होगा कि बेसिसिटी को देखने का और न्यूक्लियोफिलिसिटी को देखने का ऑर्डर क्या होता है। और ऐसे क्वेश्चन नीट में काफी पूछे जाते हैं और बच्चे ट्रैक होके बैठ जाते हैं। अब आपको मेरा फंडामेंटल समझ में आ गया होगा, देन हिट द लाइक बटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये तो हो ही गया। हाँ, वाटर, इथाइलिन, कार्बोनिक एसिड और फिनोल, इन चारों को एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। और यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, ये कार्बोनिक एसिड है, ठीक है, और कई बच्चे क्या होते हैं कार्बोनिक एसिड को कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मानते, क्योंकि उनके माइंड में सेट होता है कि दिस इज द इनऑर्गेनिक एसिड। कैसा एसिड है ये, इनऑर्गेनिक एसिड है।
और फिनोल क्या है, ये ऑर्गेनिक एसिड है। तो बच्चे यहाँ पर गलती क्या कर देते हैं, फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ को कार्बोनिक एसिड से ज्यादा मान लेते हैं। लेकिन आपको फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बता दूं, जैसे अगर आप फिनोल को कंपैरिजन कार्बोक्सिलिक एसिड से करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक माने जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या माने जाते हैं, ज्यादा एसिडिक। लेकिन एक को छोड़कर फिनोल के अंदर पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल पिक्रिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा है। वो मैंने नीचे वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो एक आपके सामने एसिटिक एसिड है, एक फॉर्मिक एसिड है, एक बेंजोइक एसिड है और एक है पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। इस इकलौते फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ इन तीनों से ज्यादा है। तो इसलिए बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन यहाँ पे निकल के सामने आता है। अब इन तीनों को एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में लगा लो, सबसे हाईएस्ट तो वही होगा। तो अगर पहला अगर प्रॉब्लम नंबर 10 करूं तो अगर मैं कह दूं ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो डी की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, नो डाउट, पिक्रिक एसिड की। डी के बाद नंबर किसका आएगा, देखो एक है फॉर्मिक एसिड, एक है बेंजोइक एसिड और एक है एसिटिक एसिड। तो मैंने बता रखा था आपको, अगर ये तीन एसिड आ जाए तो इसमें कोई ग्रुप नहीं लग रहा है, एच ग्रुप है, इसमें इथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप है तो प्लस आई इफेक्ट होगा और फिनाइल ग्रुप का नेचर कहीं ना कहीं क्या होता है, माइनस आई। तो माइनस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, प्लस आई एसिडिक स्ट्रेंथ घटाता है और इस पे कोई ग्रुप अटैच नहीं है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो नो डाउट। तो इसके बाद किसका नंबर आएगा, बी का, और बी के बाद नंबर किसका आएगा, सी का, और सबसे लीस्ट एसिडिक कौन है, एसिटिक एसिड, दैट इज ए। तो अगर ध्यान रखना एसिटिक एसिड आ जाए, बेंजोइक एसिड आ जाए, फॉर्मिक एसिड आ जाए और एक आपका पिक्रिक एसिड आ जाए, तो ध्यान रखना पिक्रिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ पहले फॉर्मिक एसिड से, फिर बेंजोइक एसिड से और एसिटिक एसिड से, तीनों से ज्यादा होती है। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं, ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को आप समझोगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। चलो ये क्वेश्चन हो गया प्रॉब्लम नंबर 10, बस दो प्रॉब्लम बची हमारी, फिर उसको खत्म करते हैं लेक्चर को। वाटर, इथाइलिन, कार्बोनिक एसिड और फिनोल। कार्बोनिक एसिड में पता क्या होता है, H2CO3। आप समझ नहीं पा रहे आप इस एसिड के स्ट्रक्चर को, C डबल बॉन्ड OH OH, ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट होती है कार्बोनिक एसिड की। अगर यहां से मैं H पॉजिटिव निकाल लूं, ये O नेगेटिव आएगा, और यहां से मैं H पॉजिटिव निकाल लूं, ये O नेगेटिव आएगा। मतलब कार्बोनिक एसिड का रिजल्ट होता है 2H पॉजिटिव प्लस कार्बोनेट 2 नेगेटिव। और मैंने बोला था अगर किसी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी हो ना तो ये चेक कर लिया करो कि प्रोटॉन डोनेट करने के बाद जो उसका कंजुगेट बेस बनता है, इस एसिड का कंजुगेट बेस ये एनायन होगा, कार्बोनेट आयन। अगर ये ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। इसमें फिनोल में क्या बनेगा, फिनोल में कंजुगेट बेस क्या बनता है, फिनोक्साइड आयन। और फिनोक्साइड आयन की अगर मैं रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाऊं तो मैंने आपको समझाया था कि नेगेटिव चार्ज है ना, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हटकर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आ गया। देखो पहले फिनोक्साइड आयन की रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर था और फिर आ गया कार्बन पर, तो नेगेटिव चार्ज है शिफ्टेड फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम। तो फिनोक्साइड आयन की रेजोनेटिव स्ट्रक्चर थोड़ी लेस स्टेबल होती है एज कंपेयर टू कार्बोनेट आयन। अब देखो कार्बोनेट आयन में ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे चला जाएगा, तो पहले भी ऑक्सीजन पर थी नेगेटिव चार्ज और बाद में भी ऑक्सीजन पर ही रहेगा। तो कार्बोनेट एनायन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एज कंपेयर टू फिनोक्साइड आयन, सो दैट्स व्हाई कार्बोनिक एसिड इज मोर स्टेबल एसिडिक एंड फिनोल इज लेस एसिडिक। तो हमें आंसर तो मिल गया। तो पहले कार्बोनिक एसिड, दूसरा नंबर किसका आएगा, फिनोल का। अब इन दोनों में चेक कर लो, एक वाटर है, एक इथाइलिन है, ठीक है। वाटर के अंदर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहीं ना कहीं क्या होती है, कम होती है। तो वाटर क्या होता है, ज्यादा एसिडिक होता है। तो दूसरा नंबर आगे किसका आएगा, वाटर का नंबर, और फिर आएगा लास्ट इथाइलिन का नंबर C2H2। तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। ऐसे सिंपल से टूचू क्वेश्चन होते हैं जो आपको फंसा देते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट को समझ के चलना है, ठीक है। अगर किसी एसिड में से प्रोटॉन निकालने के बाद उसका एनायन यानी कंजुगेट बेस ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। कार्बोनेट आयन में नेगेटिव चार्ज रिमेन dispersed on the similar more electronegative oxygen atom, but in case of phenoxide ion negative charge get dispersed from more electronegative oxygen atom to less electronegative carbon atom, so that's why phenoxide ion is less resonance stabilized as compared to carbonate ion, so that's why carbonic acid is more acidic। explanation समझ में आ गया, hit the like button। चलिए लास्ट क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 11। इसने पूछा है इन चारों में से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। बस बड़ा सिंपल सा 2Q क्वेश्चन है कि इन चारों कंपाउंड में से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें एक ऐसा कार्बन है जो sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो चेक कर लेते हैं, अभी बताया था मैंने, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, दोनों कार्बन sp2 फिर से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, दोनों कार्बन sp2 मतलब इस फर्स्ट कंपाउंड में तो कोई भी कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड नहीं है। अगला, इसमें दोनों कार्बन sp2 ये भी नहीं हो सकता। और इसके बारे में खास इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, CF2 डबल बॉन्ड CF2 इसको बोलते हैं TFE टेट्राफ्लोरोइथीन। भाई इथीन है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और 4 फ्लोरीन है तो टेट्राफ्लोरोइथीन। और टेट्राफ्लोरोइथीन टेफ्लॉन का मोनोमर होता है, किसका? टेफ्लॉन का, क्योंकि टेफ्लॉन को क्या बोलते हैं? PTFE पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन टेफ्लॉन। एंड टेफ्लॉन इज यूज्ड टू मेक नॉन स्टिकी कुकिंग यूटेंसिल्स, जिन पे खाना चिपकता नहीं है। तो ऐसे फ्राइंग पैन जो होते हैं दाल फ्राई वगैरह करने के, जिन पे खाना चिपकता नहीं है, उसके ऊपर की जो कोटिंग होती है वो टेफ्लॉन की होती है। तो टेफ्लॉन इज यूज्ड टू मेक नॉन स्टिकी कुकिंग यूटेंसिल्स, दैट इज द मोनोमर यूनिट उसकी क्या होती है? TFE टेट्राफ्लोरोइथीन। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग। देखो 1 2 3 4 ये भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड sp2 है, ये भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड sp2 है, मतलब इसमें भी कोई कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड नहीं है। वैसे ये कंपाउंड हो गया 1 2 3 4 2 क्लोरो ब्यूटा 1 3 डाइन। इस कंपाउंड का नाम क्या है? 2 क्लोरो ब्यूटा 1 3 डाइन। अरे मेरे दोस्तों ये कंपाउंड है क्लोरोप्रीन। इसका कॉमन नेम क्या है? क्लोरोप्रीन। और क्लोरोप्रीन नियोप्रीन की मोनोमर यूनिट होती है। मैं एक क्वेश्चन जनरेट करके लाया हूं ताकि आपकी नॉलेज बढ़े इस क्वेश्चन में, कि पॉलीमर का कहीं ना कहीं मैंने रिलेट कर दिया। ये कंपाउंड है 2 क्लोरोब्यूटा 1 3 डाइन। इसका मोनोमर नेम, इसका नेम होता है क्लोरोप्रीन। और क्लोरोप्रीन इज द मोनोमर यूनिट ऑफ नियोप्रीन। एक सिंथेटिक रबर होता है ये। और क्लोरो की जगह मिथाइल हो ना, क्लोरो की जगह क्या हो? मिथाइल। 2 मिथाइल ब्यूटा 1 3 डाइन, उसको आइसोप्रीन कहते हैं। अगर या क्लोरो की जगह क्या हो जाए? मिथाइल हो जाए, यहां CH3 आ जाए तो क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटा 1 3 डाइन। फिर इसका नाम होता है आइसोप्रीन। ये नेचुरल रबर है। क्या है? आइसोप्रीन, नेचुरल रबर। और नेचुरल रबर की मोनोमर यूनिट होती है, पॉलीमर यूनिट होती है पॉलीआइसोप्रीन। ठीक है। और ये आ गया क्वेश्चन लास्ट, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर कोई कार्बन दोनों तरफ से डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हो तो मिडल वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। ध्यान रखना, इस इकलौते को एलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलीन। क्योंकि एल्कीन 3 टाइप की होती है, एक आइसोलेटेड एल्कीन, आइसोलेटेड डाइन, इसमें 2 डबल बॉन्ड आइसोलेटेड हो। अगर कंजुगेशन में हो, ये जैसे कंजुगेशन है डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ये कंजुगेटेड डाइन है। ऐसी डाइन जिसमें दोनों डबल बॉन्ड एक साथ आ जाए, उसमें मिडल कार्बन जो होता है ना, जिस कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड अटैच हो, ध्यान रखना, उसको एलीन कहते हैं। और उसके कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp होती है। इस क्वेश्चन का आंसर ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, ध्यान रखना, एलीन कहते हैं इसको। तो एलीन कार्बन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन मिडल कार्बन की, जिसके दोनों तरफ डबल बॉन्डेड कनेक्ट हो, उसको sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन। 11-12 प्रॉब्लम कर ली हमने, और बेसिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी और प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी और काफी एसिडिक स्ट्रेंथ के, बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। SN1 रिएक्टिविटी का ऑर्डर, इलेक्ट्रोफिलिसिटी। तो ये 10-12 प्रॉब्लम ने हमने पूरे GOC का एक अच्छा सा रिकैप ले लिया। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल लेक्चर फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसको हिट लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस करके तैयार रखिए, और आगे आने वाले लेक्चर के लिए तैयार रहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आपकी पूरी कमांड हमारी बनाई जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर द प्रेजेंट लिसनिंग। अगले लेक्चर में मिलते हैं।